नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन। इसको अपन डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम आपको यहां पर गिवन है। ये जो आपको पार्टिकल नजर आ रहा है, ये कौन सा पार्टिकल है? ये लायोफोबिक सोल है। इसको अपन को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने क्या करा, इसको किसके साथ मिला लिया? लायोफिलिक के साथ मिला दिया। अब लायोफिलिक सोल क्या करेगा? इसके अराउंड एक थिन लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ये जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? लायोफिलिक पार्टिकल्स हैं। तो इसके अराउंड क्या कर दिया इसने? थिन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। अगर मैं सिर्फ लायोफोबिक की बात करूं तो मुझे पता है इस पे चार्ज एड्सॉर्ब्ड है। अब अगर मैं इसमें लायोफिलिक मिलाता हूं तो लायोफिलिक क्या करेगा? थिन लेयर का फॉर्मेशन करेगा। थिन लेयर का एडवांटेज क्या है कि अगर सपोज करो थिक लेयर का फॉर्मेशन करता तो इसकी साइज चेंज हो जाती और ये अपने वेट के कारण कोगुलेट हो जाता। थिन लेयर का एडवांटेज ये है कि थिन लेयर है तो इसकी साइज में कुछ डिफरेंस नजर नहीं आया, साइज वैसी की ही वैसी रहेगी। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं इस सॉल्यूशन में, अब आफ्टर फॉर्मिंग थिन लेयर ऑफ लायोफिलिक सोल, इसमें अगर मैं अब इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं तो ये जो थिन लेयर है ये तो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रोलाइट डालने पर भी इस लेयर पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं ये जो अब पार्टिकल है ये इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्टेड है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूं लेयर किसकी है? लायोफिलिक की। और ये जो लायोफिलिक पार्टिकल्स हैं ये डीएम के साथ अट्रैक्टेड रहेंगे। जो सेकेंड एडवांटेज है वो क्या नजर आ रहा है कि ये लेयर डीएम के साथ अट्रैक्टेड रहेगी तो ये पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। तो इस थिन लेयर के दो एडवांटेज हुए। एक तो इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट हो गया क्योंकि अब ये पार्टिकल क्या हो चुका है? न्यूट्रल। साथ ही साथ ये पार्टिकल डीएम से भी अट्रैक्टेड रहेगा, मतलब जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर अपन ने प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करी? इलेक्ट्रोलाइट से। किसने प्रोवाइड करी? लायोफिलिक ने। तो यहां पर अगर मैं पॉइंट्स रीड करूं तो मैं कह सकता हूं द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल to prevent the precipitation or coagulation of a lyophobic soul is called protection. The lyophilic soul used for this purpose are called protective colloid. Lyophilic souls form a thin layer around lyophobic soul or around the ions furnished by electrolyte, and therefore the coagulation cannot take place as the size does not increase much. अब यहां पर जो लायोफिलिक सोल है वो अपन कौन से यूज करते हैं? जिलेटिन, एल्बुमिन, गम अरेबिया, पोटैटो स्टार्च आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो अगर मुझे लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करना है, लायोफिलिक से प्रोटेक्ट करूंगा। और लायोफिलिक से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से लायोफिलिक सोल लेता हूं? जिलेटिन, एल्बुमिन, गम अरेबिया या पोटैटो स्टार्च। अब ये डिफरेंट लायोफिलिक सोल की जो प्रोटेक्टिव कैपेसिटी है ये भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। और इनकी प्रोटेक्टिव कैपेसिटी अपन मेजर करते हैं किसकी मदद से? गोल्ड नंबर की मदद से। द लायोफिलिक कोलाइड्स डिफर इन देयर प्रोटेक्टिव पावर, फुल स्टॉप। द प्रोटेक्टिव पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। अब अपन को यहां पर यह पता करना है कि गोल्ड नंबर होता क्या है। नेक्स्ट इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर किसने दिया था? जिगमुंडी ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था एक बार रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml of standard gold soul on addition of 1 ml of 10% NaCl solution is known as gold number of that protector. और प्रोटेक्टर कौन है? लायोफिलिक कोलॉइड। अब आपको ये लग रहा होगा सर डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आया, तो एक काम करते हैं अपन इस डेफिनेशन को ब्रेक कर करके समझते हैं और अपन इसको समझेंगे डायग्राम की मदद से। अब यहां पर आपको 3 कंटेनर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे गोल्ड सोल की। यहां पर एक कंटेनर में मैंने क्या ले लिया है? गोल्ड सोल। वॉल्यूम कितना है इसका? 10 ml। और अपन जानते हैं गोल्ड सोल है मतलब ये क्या होगा?
फोबिक होगा। नेक्स्ट कंटेनर आपको दिख रहा होगा, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मैंने कौन सा लिया है? NaCl। इसका वॉल्यूम कितना है? 1 ml। कंसंट्रेशन कितना है? 10%। तो अब अगर मैं इस गोल्ड सोल में इस इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करा दूं तो मुझे पता है क्या हो जाएगा? गोल्ड सोल का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इस गोल्ड सोल को मुझे इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कौन करेगा? लायोफिलिक सोल। तो अब ध्यान से समझना इसको, कितना मिलीग्राम मैं लायोफिलिक सोल 10 ml गोल्ड सोल में डालूं ताकि 1 ml ऑफ 10% NaCl के एडिशन के कारण इसका प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट हो, उसे बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो सपोज करो मेरे पास A लायोफिलिक सोल है, मेरे पास A लायोफिलिक सोल है और इसका मैंने 12 मिलीग्राम 10 ml गोल्ड सोल में डाला ताकि 1 ml ऑफ 10% NaCl का एडिशन करने पर इसका प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट हुआ। तो मैं कह सकता हूं ये जो 12 है ये क्या कहलाएगा? इस A लायोफिलिक का गोल्ड नंबर। जितना मिलीग्राम डालूंगा वही क्या होगा? गोल्ड नंबर। अब सपोज करो कोई B लायोफिलिक सोल है, इसका मैंने डाला 20 मिलीग्राम। तो 20 मिलीग्राम मैंने किस में डाला? 10 ml गोल्ड सोल में, जिसके कारण क्या हुआ? 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डालने पर इसका प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट हुआ। तो मैं कह सकता हूं B का गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा? 20। क्लियर है? तो जितना मिलीग्राम में डालूंगा ताकि प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट हो ऑन एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl, वो हो जाएगा गोल्ड नंबर। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर 2 लायोफिलिक सोल हैं, एक का गोल्ड नंबर है 12 और दूसरे का गोल्ड नंबर है 20। इन दोनों में से प्रोटेक्टिव पावर किसकी ज्यादा होगी? याद करो मैंने आपको बताया था कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट दे उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा। तो अपन देख रहे हैं यहां पर कम अमाउंट किसका लिया गया है? A का। तो मैं कह सकता हूं A की प्रोटेक्टिव पावर B के रिस्पेक्ट में क्या है? ज्यादा। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर एक बार वापस से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml of standard gold sol on addition of 1 ml of 10% NaCl solution is known as gold number of that protector। और मैं कह सकता हूं the smaller the gold number of a protective lyophilic colloid, greater is its protection power। जिस कोलॉइड का गोल्ड नंबर कम होगा उसकी प्रोटेक्शन पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। और इस रिलेशन से भी अपन समझ सकते हैं प्रोटेक्शन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गोल्ड नंबर। अभी अपन ने एग्जांपल में देखा था A का गोल्ड नंबर कितना था? 12। B का गोल्ड नंबर कितना था? 20। तो जिसका गोल्ड नंबर कम उसकी प्रोटेक्शन पावर या प्रोटेक्शन कैपेसिटी ज्यादा। यहां पर गोल्ड नंबर का एक फॉर्मूला दे रखा है, गोल्ड नंबर इज इक्वल्स टू 10 इंटू मास ऑफ लायोफिलिक सोल इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल इन ml। अब आपको यह फॉर्मूला बहुत अजीब सा लग रहा होगा, देखो कैसे, ये 10 है, वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल भी यहां पर कितना है? 10 ml। तो अपन कह सकते हैं 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितना मिलीग्राम मैंने लायोफिलिक सोल इंसर्ट करा, मिक्स करा, वही क्या हो जाएगा? गोल्ड नंबर। क्लियर है यहां तक? एक यहां पर गोल्ड नंबर की टेबल दे रखी है। गोल्ड नंबर ऑफ सम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स यहां पर आपको गिवन है। फर्स्ट है जिलेटिन। जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है 0.005 टू 0.01। एग एल्बुमिन का गोल्ड नंबर होता है 0.08 टू 0.1। गम अरेबिया का गोल्ड नंबर होता है 0.10 टू 0.15 और पोटैटो स्टार्च का गोल्ड नंबर होता है 25। पोटैटो स्टार्च का गोल्ड नंबर 25 है, इसका मतलब यह है कि मैंने पोटैटो स्टार्च का कितना मिलीग्राम डाला? 25 मिलीग्राम डाला। जितना मिलीग्राम डालूंगा वही क्या हो जाएगा? उसका गोल्ड नंबर। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, पर ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो
तो आप मुझे बताइए इन वैल्यूज को देखकर प्रोटेक्शन कैपेसिटी या प्रोटेक्शन पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका गोल्ड नंबर कम, तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन पावर किसकी होगी? जिलेटिन की। और सबसे कम प्रोटेक्शन पावर होगी पोटैटो स्टार्च की। अब याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, कहीं ऐसे किताब में नहीं दे रखा है, बस अपन ऐसे लॉजिकली सोच सकते हैं कि बचपन में अपन ने बहुत जेलीज खाई थी और जेलीज खा खाकर बड़े हुए थे, तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा पावरफुल क्या थी? जेलीज बचपन में। उसके बाद जो जनरली नहीं खाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जनरली खाते हैं उन्होंने क्या खाया? एग। तो जैसे थोड़े बड़े हुए एग खाने लगे तो उनकी पावर किसने बढ़ाई? एग ने बढ़ाई। उससे थोड़ा और बड़े हुए तो मम्मी ने बनाया गोंद के लड्डू। जो गोंद होती है वो कहलाती है गम अरेबिया। और अब इतने बड़े हो चुके हैं कि ये सारी पौष्टिक चीजें नहीं खाते हैं और क्या खाते हैं? कचरा खाते हैं, दैट इज पोटैटो। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? जिलेटिन, उसके बाद एग एल्बुमिन, उसके बाद गम अरेबिया और लास्ट में पोटैटो स्टार्च। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अपन को यहां पर देखना है, द प्रेसिपिटेशन ऑफ द गोल्ड सोल इज इंडिकेटेड बाय अ कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू when the particle size just increases। याद करो कलर ऑफ कोलाइडल सोल में अपन ने देखा था कि जो कोलाइडल सोल का कलर होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही कोलाइडल सोल का प्रेसिपिटेशन होगा तो साइज चेंज हो जाएगी। साइज चेंज हो जाएगी तो मुझे क्या दिखाई देगा? कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन होगा तो मुझे क्या नजर आएगा? कलर रेड टू ब्लू होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपन ने देखा था जिलेटिन मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर होल्ड करता है और पोटैटो स्टार्च मिनिमम प्रोटेक्टिव पावर होल्ड करता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। यहां पर अपन को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। कोलॉइड्स आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अगर मैं स्मोक की बात करूं तो स्मोक एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है और ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये कुछ सॉलिड पार्टिकल्स कंटेन करता है, जैसे कि मैं कह सकता हूं कार्बन पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, आर्सेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो जब अपन स्मोक को चिमनी से निकालते हैं तो उससे पहले अपन इसको पास कराते हैं एक चेंबर से। वो जो चेंबर है वो कैसे नजर आता है इसको डायग्राम से समझेंगे। ये वो चेंबर है। ये चेंबर एक प्लेट कंटेन करता है और इस प्लेट पे जो चार्ज होता है वो जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ स्मोक होता है। अपन जानते हैं स्मोक एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज कैरी करेगा। तो इन स्मोक पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है उसके जस्ट ऑपोजिट चार्ज इस प्लेट पे होता है। तो जब ये स्मोक पार्टिकल्स यहां से पास होंगे तो जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इस प्लेट पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे, या मैं कह सकता हूं कि इस प्लेट पे जाके अपना चार्ज क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। तो पार्टिकल्स क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे चेंबर में, या मैं कह सकता हूं जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन हो गया। तो अब जो स्मोक बची मैं कह सकता हूं वो है फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स। तो फटाफट पॉइंट्स रीड करेंगे। स्मोक इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट एक्सेट्रा इन एयर। The smoke, before it comes out from the chimney, is led through a chamber containing plates having a charge opposite to that carried by smoke particles. The particles, on coming in contact with these plates, lose their charge and get precipitated. Full stop. The particles thus settle down on the floor of the chamber. Full stop. The precipitator is called Cottrell precipitator. ये जो चेंबर है इसे अपन क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेटर। और ये जो प्रेसिपिटेटर है इसको बोलते हैं अपन कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन हो रहा है किसका? ऐश का। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। The water obtained from natural sources often contain suspended impurities. Full stop. Alum is added to such water to coagulate the suspended impurities and make water fit for drinking purposes.
अपन जानते हैं जब भी पुराने जमाने में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्या करते थे, एलम डालते थे। एलम डालने से क्या होता था, जो भी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती थी वो क्या हो जाती थी, एलम के कारण नीचे कोगुलेट हो जाती थी। तो जो ऊपर का पानी रहता था वो कैसा रहता था, फिट फॉर ड्रिंकिंग रहता था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, मेडिसिन्स, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आर कोलॉइडल इन नेचर। इनके एग्जाम्पल्स फटाफट अपन देख लेते हैं। एर्गिरॉल इज अ सिल्वर सोल यूज्ड एज एन आई लोशन। कोलॉइडल एंटीमनी इज यूज्ड इन क्योरिंग कालाजार। Colloidal gold is used for intramuscular injections. Milk of magnesia and emulsion is used for stomach disorders. अब ये जो मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स का जो नेचर होता है कोलॉइडल नेचर होता है। और आपने देखा भी होगा, जो पुराने जमाने वाले लोग होते थे या जो आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो जनरली मेडिसिन घोल कर लेते हैं। एक थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसमें कैप्सूल डालते हैं और उस कैप्सूल को उस पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और फिर लेते हैं। इसका बेसिक रीजन क्या है कि उन्होंने क्या करा, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना दिया। अब जो कैप्सूल को उन्होंने डिसॉल्व करा वाटर में, उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है उनकी साइज और छोटी छोटी हो गई, जिसके कारण मैं कह सकता हूं जो सॉल्यूशन है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब एड्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होगा। तो अपन कह सकते हैं colloidal medicines are more effective because they have large surface area and are therefore easily assimilated. Next application है tanning. यहां पे ये जो टैनिंग है ये वो वाली टैनिंग नहीं है जो धूप के कारण होती है, ये टैनिंग कुछ और है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। Animal hides are colloidal in nature. Full stop. When a hide which has positively charged particles is soaked in tannin which contains negatively charged colloidal particles, mutual coagulation takes place. Full stop. This results in the hardening of leather. Full stop. This process is termed as tanning. Basically होता क्या है tanning में, जो animal hides होते हैं वो positively charged colloids होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एनिमल हाइड्स को किस में सोक करा देते हैं, टैनिन में सोक करा देते हैं। टैनिन एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है। तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड और पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड को मिक्स कराने के कारण क्या हो गया, इनका म्यूचुअल कोआगुलेशन हो गया, जिसके कारण ये जो एनिमल हाइड्स हैं ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। या मैं ऐसे कह दूं जो लेदर है उसकी क्या हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं टैनिंग। क्रोमियम सॉल्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैनिन। जो टैनिन अपन यूज कर रहे हैं एज ए नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, उसकी जगह अपन क्रोमियम सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन एडिंग 1 ml सोल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml गोल्ड सोल in presence of 0.025 gram starch so that coagulation is just prevented, then what will be gold number of starch? यहां पर अपन को स्टार्च का गोल्ड नंबर कैलकुलेट करना है। जो लायोफोबिक सोल आपको दे रखा है उसका कितना वॉल्यूम दे रखा है, 10 ml गोल्ड सोल दे रखा है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो NaCl है, इसका वॉल्यूम कितना लिया अपन ने, 1 ml, कंसंट्रेशन कितना है 10%। तो यहां पर अपन को क्या निकालना है, गोल्ड नंबर निकालना है स्टार्च का। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे यहां पर 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.25, सेकंड इज 2.5, थर्ड इज 25 एंड फोर्थ इज 0.025। और अपन जानते हैं कि जो गोल्ड नंबर की कैलकुलेशन होती है वो किस में होती है, मिलीग्राम्स में होती है। तो अपन कह सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो मैं कह सकता हूं 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो स्टार्च का अमाउंट अपन ने कितना लिया था, 0.025 ग्राम। अगर इसको मिलीग्राम में कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं वेट ऑफ स्टार्च कितना हो जाएगा, 25 मिलीग्राम। और अपन गोल्ड नंबर का फॉर्मूला जानते हैं। गोल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, गोल्ड नंबर इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई mass of lyophilic soul in milligram divided by volume of lyophobic soul in ml.
वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल ml में अपन ने कितना लिया है 10, मास ऑफ लायोफिलिक सोल मिलीग्राम में कितना है 25। तो मैं कह सकता हूं डिनोमिनेटर का 10 और न्यूमरेटर का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर मुझे नजर आएगा गोल्ड नंबर इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 25। तो गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा 25, किसका स्टार्च का। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो आंसर होगा अपना वो कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन अपन जानते हैं, कितना मिलीग्राम लायोफिलिक सोल 10 ml गोल्ड सोल में डालें ताकि 1 ml ऑफ 10% NaCl के एडिशन के कारण कोगुलेशन जस्ट प्रिवेंट हो, उसे बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो आप मुझे बताइए स्टार्च का कितना मिलीग्राम मैंने डाला 10 ml गोल्ड सोल में 25 मिलीग्राम, तो आंसर हो जाएगा 25। क्लियर है। दोनों तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर गिवन है, क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। 20 लीटर्स ऑफ अ नेगेटिव सोल रिक्वायर्ड 0.104 ग्राम BaCl2 फॉर इट्स कोगुलेशन। फुल स्टॉप। डिटरमाइन द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर अपन को कोगुलेशन वैल्यू फाइंड करनी है इलेक्ट्रोलाइट की। अब मुझे एक बात बताइए, कोगुलेशन का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रोलाइट का वो मिनिमम अमाउंट मिलीमोल्स में जिसके कारण 1 लीटर सोल 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो जाए, उसे बोलते हैं कोगुलेशन वैल्यू। तो जितना अमाउंट अपन इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स में ले रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? कोगुलेशन वैल्यू बोलेंगे। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोलाइट अपन ने कितना लिया, इतना ग्राम लिया, इसको कन्वर्ट कर दें मिलीमोल्स में। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे मोल्स ऑफ BaCl2 और अपन जानते हैं मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ BaCl2 इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है आपको 0.104 ग्राम। मोलर मास ऑफ BaCl2 की बात करें तो मोलर मास ऑफ BaCl2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ Ba प्लस ट्वाइस टाइम्स मास ऑफ Cl। तो यहां पर Cl2 के कारण मोलर मास 71, Ba के कारण 137, तो 71 प्लस 137 इज इक्वल्स टू 208। तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ BaCl2 कितना हो जाएगा 0.104 डिवाइडेड बाय 208, ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। कैलकुलेशन किसमें करनी है? मिलीमोल्स में। तो मैं कह सकता हूं मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे BaCl2 के 0.5 मिलीमोल्स। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। तो मैं कह सकता हूं कि 20 लीटर को कोगुलेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए? 0.5 मिलीमोल। और कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए जितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए मिलीमोल्स में, उसे बोलते हैं कोगुलेशन वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं 20 लीटर ऑफ नेगेटिव सोल रिक्वायर 0.5 मिलीमोल्स। Therefore, 1 liter of negative soul will require 0.5 divided by 20 into 1 millimole, that is 0.025 millimole. तो आंसर क्या हो जाएगा 0.025 मिलीमोल्स। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी कोगुलेशन वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कोगुलेशन वैल्यू of the following electrolyte for the coagulation of ferric hydroxide solution? अब यहां पर अपन को कोगुलेशन किसका कराना है? फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कराना है। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पॉजिटिव कोलाइड होगा या नेगेटिव कोलाइड होगा। और याद करो मैंने आपको बोला था कि टेबल अपन को याद करनी पड़ेगी। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो इसको कोगुलेट कौन करेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स करेंगे। तो अब यहां पर आपको 4 इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है और आपको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। और यहां पर आपको ऑप्शंस भी गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है। यहां पर आपको यह पता लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें
फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है Na3PO4। तो यहां पर जो नेगेटिव पार्टिकल होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सोल्यूशन के लिए नेगेटिव आयन हो जाएगा PO4 -3। अगर मैं सेकंड सोल्यूशन की बात करूं तो सेकंड सोल्यूशन में नेगेटिव आयन कौन सा हो जाएगा? Cl-। तो सेकंड सोल्यूशन में नेगेटिव आयन हो जाएगा Cl-। थर्ड सोल्यूशन में नेगेटिव आयन हो जाएगा SO4 -2। नेगेटिव आयंस की अपन क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यही क्या करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को क्या करेंगे? कोगुलेट करेंगे। और अगर मैं फोर्थ सोल्यूशन की बात करूं तो फोर्थ सोल्यूशन में जो नेगेटिव आयन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन, दैट इज FeCN6 -4। क्लियर है? अब अपन को क्या देखना है, कोगुलेशन वैल्यू किसकी ज्यादा है। सबसे पहले ये देखते हैं, अगर मैं कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि पावर क्या होगी? कम। और पावर किसकी कम होगी? जिस पे चार्ज क्या होगा? कम। तो अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा चार्ज कम किस पे है? Cl- पे। सोल्यूशन कौन सा हो गया? सेकंड सोल्यूशन। मतलब कोगुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा होगी सेकंड सोल्यूशन की। उससे कम किसकी कोगुलेशन वैल्यू होगी? थर्ड सोल्यूशन की। उससे कम किसकी होगी? फर्स्ट सोल्यूशन की। और सबसे कम कोगुलेशन वैल्यू होगी फोर्थ सोल्यूशन की। क्योंकि मुझे पता है इसको अगर मैं जरा सा डालूंगा तो यह ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो कोगुलेशन वैल्यू क्या है? सबसे कम। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि आंसर क्या हो जाएगा, आप मैच करा लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा है सेकंड, उससे कम थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो मैं कह सकता हूं अगर सोल्यूशन की बात करें, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हैव पॉजिटिव चार्ज, फुल स्टॉप। सो ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? KCl। उससे कम किसकी होगी? K2SO4 की। उससे कम हो जाएगी Na3PO4 की। और सबसे कम हो जाएगी K4FeCN6 की। ऐसा क्यों कहा अपन ने? क्योंकि जिसका चार्ज होगा ज्यादा उसकी कोगुलेशन वैल्यू क्या होगी? कम। क्लियर है यहां तक सभी को? अब अपन मूव करेंगे इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे, दैट इज कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में अपन को इस चैप्टर में 3 सेक्शन देखने हैं। फर्स्ट सेक्शन इज एडिसॉर्प्शन, सेकंड सेक्शन इज कोलॉइड्स एंड थर्ड सेक्शन इज कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। कैटलिस्ट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है और फिनोमिना को अपन बोलते हैं कैटालिसिस। और याद करो केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताया गया था कि जब भी एग्जामिनर वर्ड यूज करे कैटलिस्ट तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो मैं कह सकता हूं substances which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst and the phenomena is known as catalysis। अब जो catalysis है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्दर इनको अपन क्लासिफिकेशन करें तो ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को अपन एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज सरफेस कैटालिसिस। अब नाम से समझ में आ रहा है, होमो मतलब जो फेज होगा वो सेम होगा। अगर मैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात करूं मतलब फेज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब फेज किसके सेम होंगे होमोजीनियस कैटालिसिस में? रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट के। तो अगर मैं होमोजीनियस कैटालिसिस की बात करूं तो मैं कह सकता हूं the reactants and the catalyst are in the same phase। और मेनली यहां पर जो फेज नजर आता है अपन को वो आता है लिक्विड या गैस फेज। तो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे, या तो दोनों लिक्विड फेज में होंगे या दोनों गैसियस फेज में होंगे। तो मेनली अपन ये 2 ही फेज देखते हैं। अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की तो मैं कह सकता हूं यहां पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट होता है। तो अपन कहेंगे द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेजेस। अब अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें
तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस की। यहां पर अपन को एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं, सिर्फ एग्जाम्पल को देखकर पहचानना आना चाहिए कि ये एग्जाम्पल होमोजीनियस कैटालिसिस का है या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का है। जितने भी एग्जाम्पल अपन यहां पर देखेंगे ये सारे एग्जाम्पल अपन इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। जितनी भी रिएक्शंस अपन यहां पर देखेंगे सारी फेमस रिएक्शंस हैं और ये अपन या तो पहले कवर कर चुके हैं या आगे कवर करेंगे। तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करूं, लीड चेंबर प्रोसेस। अब अपन को सिर्फ पहचानना है। रिएक्टेंट्स देखिए गैस गैस, कैटलिस्ट देखिए गैस, सेम फेज, मतलब कह सकता हूं होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, देख चुके हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स में। अगर मैं यहां पर बात करूं रिएक्टेंट्स लिक्विड फेज में है, कैटलिस्ट भी यहां पर लिक्विड फेज में है, मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, रिएक्टेंट्स को देखेंगे लिक्विड लिक्विड, कैटलिस्ट भी लिक्विड, मतलब सेम फेज, मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस। वापस से बोल रहा हूं एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहचानना आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे सरफेस कैटालिसिस, या इसे अपन और क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं कह सकता हूं यहां पर आप रिएक्टेंट्स देखिए, सबसे पहले गैस गैस, दोनों का फेज क्या है, सेम। अब अगर मैं कैटलिस्ट का फेज देखूं तो आप देखिए सॉलिड फेज है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर डिफरेंट फेजेस हैं, मतलब ये किस में कैटेगराइज होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हेबर्स प्रोसेस फॉर NH3, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैं कह सकता हूं कि यहां पर आप रिएक्टेंट देखिए, दोनों क्या है, गैस। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट मैं कह सकता हूं कि इसमें है सॉलिड, तो कह सकते हैं दोनों का फेस क्या है, डिफरेंट, मतलब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, रिएक्टेंट देखिए लिक्विड, कैटलिस्ट देखिए सॉलिड, डिफरेंट फेज, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, रिएक्टेंट्स लिक्विड गैस, कैटलिस्ट सॉलिड, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, डिफरेंट फेज नजर आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ CH3OH, सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल। यहां पर आप देखिए गैस गैस, रिएक्टेंट्स किस फेज में, गैसेस फेज में, पर जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है, मतलब मैं कह सकता हूं ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। मूव ऑन टू सम अदर रिलेटेड टर्म्स। ड्यूरिंग कैटालिसिस अपन कुछ टर्म्स एनकाउंटर करते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे अपन वो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं एक बार रीड कर लेते हैं। दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट देमसेल्व्स एक्ट एज कैटलिस्ट्स but their presence increases the activity of catalyst are called catalytic promoters। अब अपन जानते हैं किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए अपन यूज करते हैं कैटलिस्ट। अब अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो अपन यूज करते हैं प्रोमोटर्स। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन हेबर्स प्रोसेस। अपन जानते हैं कैटलिस्ट कौन होता है, Fe, पर इसकी एक्टिविटी को एनहेंस कौन करता है, मोलिब्डेनम। Fe इज कैटलिस्ट व्हाइल मोलिब्डेनम एक्ट्स एज अ प्रोमोटर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स टर्म अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ रखा था। इनहिबिटर्स कौन होते हैं, इनहिबिटर्स नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, इनहिबिटर्स। तो मैं कह सकता हूं पॉजिटिव कैटलिस्ट तो क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, रेट को डिक्रीज करेंगे। उनको अपन क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स। द सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर, फुल स्टॉप। इट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बैरियर होता है। अब अगर बैरियर होगा ज्यादा तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम। एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो इनहिबिटर है या जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो कौन है, C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर इनहिबिटर कौन है, डाइफिनाइलमाइन। मतलब सेकंड रिएक्शन में डाइफिनाइलमाइन क्या कर रहा है, इस रिएक्शन की रेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है।
एक और पॉइंट यहां पर दे रखा है, H3PO4, ग्लिसरॉल एंड एसिटामाइड डिक्रीजेस द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो तीन सब्सटेंसेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रेट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं ये तीनों किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, इनहिबिटर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन यहां पर देखेंगे कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस डिक्रीजेस और डिस्ट्रॉयज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। याद करो, अभी अपन ने पढ़ा था एक टर्म प्रमोटर। प्रमोटर कौन था, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करे। नाम से पता चल रहा है पॉइजन, पॉइजन क्या करेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं कह सकता हूं सब्सटेंसेस हुज प्रेजेंस डिक्रीजेस और डिस्ट्रॉयज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिटिक पॉइजन। एग्जांपल की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S एक्ट एज पॉइजन फॉर Fe कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, AS2O3 एक्ट्स एज पॉइजन फॉर प्लैटिनम एस्बेस्टॉस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4। नेक्स्ट अगर अपन टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म है ऑटो कैटलिस्ट्स। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब अपन नाम से जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना कुछ और ही मतलब निकल कर आएगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट of the reaction begin to act as a catalyst, it is called autocatalyst। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये रिएक्शन बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, ये अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखी है। कौन सी रिएक्शन है, यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इनिशियली इस रिएक्शन की रेट बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है रेट। पर जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता रहता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, तो इस रिएक्शन की रेट एनहेंस हो जाती है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये जो प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और इसे अपन बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट। मतलब ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, मैं कह सकता हूं व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन acts as a catalyst is known as autocatalyst। क्लियर है। यहां पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये रिएक्शन है। रिएक्शन में जब एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में जो ऑटो कैटलिस्ट है वो कौन हो जाएगा, MnSO4। तो जैसे जैसे MnSO4 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज होती जाएगी, एनहेंस होती जाएगी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, इन द इनिशियल स्टेज द रिएक्शन इज स्लो, बट एज सून एज द प्रोडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। क्लियर है। लास्ट टर्म जो अपन यहां पर देखेंगे वो है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन enhance the rate of another chemical reaction, it is called induced catalysis। इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देखिए, जब अपन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन एयर में कराते हैं तो सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। पर जब मैं सोडियम आर्सेनाइड का और सोडियम सल्फाइड के मिक्सचर का ऑक्सीडेशन कराता हूं तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं, सोडियम सल्फाइड का तो ऑक्सीडेशन होता ही है, साथ ही साथ इसके प्रेजेंस में सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब मैं कह सकता हूं, अगर खाली इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन कराऊं, खाली सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन कराऊं तो पॉसिबल नहीं है। पर सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड कराते हैं तो इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। मतलब अपन कह सकते हैं यहां पर एक रिएक्शन ने क्या करा, दूसरी रिएक्शन की रेट को क्या कर दिया, एनहेंस कर दिया। जो बहुत स्लो प्रोसेस था, जिसकी रेट बहुत स्लो थी या न के बराबर थी, उसकी रेट को क्या कर दिया, एनहेंस कर दिया। तो मैं कह सकता हूं sodium arsenide solution is not oxidized by air if however air is passed through a mixture of
Na3ASO3 and Na2SO3, both of them undergo simultaneous oxidation. Full stop. The oxidation of sodium sulfite thus influences the oxidation of sodium arsenite. Clear है यहां तक? Move on to next topic, that is general characteristics of catalysts. कैटलिस्ट के बारे में अपन ने पहले केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ रखा है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ रखा है, और वहां पर भी अपन ने कैटलिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। तो यहां पर अपन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैटलिस्ट के वो देख लेते हैं। कुछ कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहां पर अपन को देखने को मिलेंगे, तो फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अ कैटलिस्ट remains unchanged in mass and chemical composition but can change their physical state. अपन को पता है जब भी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ना तो उसके मास में कोई चेंज नजर आता है, ना ही उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नजर आता है। पर हाँ, मैं कह सकता हूं कभी कभार फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए जिसके कारण कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, पर उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज अ रिएक्शन। अगर मैं कैटलिस्ट की एफिशिएंसी की बात करूं, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को मुझे कैटलाइज कराना है तो मुझे यहां पर कैटलिस्ट भर भर के डालने की जरूरत नहीं है। स्मॉल अमाउंट में ही अगर मैं कैटलिस्ट मिक्स कराऊंगा तो वो स्मॉल अमाउंट में ही पूरी रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा। तो अपन कह सकते हैं कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर मैं प्रोडक्ट के नेचर की बात करूं तो अपन ने अभी तक जितनी भी कैटालिटिक रिएक्शन देखी है, अपन ने देखा है कि जो प्रोडक्ट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में ऑब्टेन होता है वही प्रोडक्ट अपन को कैटलाइज्ड रिएक्शन में भी ऑब्टेन होता है। तो मैं कह सकता हूं जनरली जितनी भी अभी अपन ने रिएक्शन देखी हैं वहां पर जो प्रोडक्ट का नेचर है वो चेंज नहीं होता है। कैटलिस्ट्स आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। ये भी आपको पॉइंट समझ में आता होगा और इसके बारे में अपन पहले बात भी कर चुके हैं कि जो कैटलिस्ट है उसका नेचर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को एक ही टाइप का कैटलिस्ट कैटलाइज कर सकता है। ऐसे नहीं है कि एक कैटलिस्ट है और जितनी भी रिएक्शंस है सभी को वो कैटलिस्ट कैटलाइज कर दे। पर्टिकुलर रिएक्शन का कैटलिस्ट पर्टिकुलर ही होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो कैटलिस्ट का नेचर होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ कैटलिस्ट is a solid, it is usually more efficient when used in finely divided form. अब अपन जानते हैं कि जो कैटालिसिस होता है वो कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है। पार्टिकल्स इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो कैटलिस्ट है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट कर रहा है। और याद करो अपन ने देखा था गुड एड्सॉर्बेंट्स कौन होते हैं? जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होते हैं। तो अगर मैं यहां पर सॉलिड कैटलिस्ट की बात करूं तो वो गुड एड्सॉर्बेंट की तरह कब एक्ट करेंगे? जब वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यूज करे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट कैन चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये पॉइंट आपने केमिकल काइनेटिक्स में देख लिया था। मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये अपन को पता है, केमिकल काइनेटिक्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी बिकॉज दे आर स्टेट फंक्शन। पॉइंट देख चुके हैं अपन पहले ही है। अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन है वो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे नहीं होती है तो कैटलिस्ट डालने पे भी वो रिएक्शन नहीं होगी। कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। अगर कोई रिएक्शन पर्टिकुलर कंडीशन पर होती है, उस कंडीशन पर अगर अपन कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन कैटलाइज होगी, रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी। पर जिस कंडीशन पे रिएक्शन हो ही नहीं सकती है उस कंडीशन पे अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है।
Next point is a catalyst does not change the equilibrium state of a reversible reaction. Catalyst रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं चेंज करता है. कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है. इक्विलिब्रियम जिस टाइम में अटेन होता है उस टाइम को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है. कैसे? मुझे पता है कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा. रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी. तो कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, जिससे इक्विलिब्रियम को अटेन होने में जितना टाइम लगता था उससे जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैटलिस्ट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट रैपिडली. मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस. अब थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस का मतलब क्या है कि जो कैटलिस्ट है वो जिस मैकेनिज्म से रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उसको अपन समझते हैं थ्योरीज की मदद से. अब अपन जानते हैं कैटालिसिस दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. तो यहां पर अपन को कुल मिलाकर दो थ्योरी पढ़नी है. एक होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए पढ़नी है और दूसरी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के लिए पढ़नी है. सबसे पहले अगर अपन बात करें होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए, तो होमोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म जो थ्योरी समझाती है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. अब इस थ्योरी को अपन एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझेंगे. यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है. जो एग्जाम्पल लिया है वो किसका लिया है? फॉर्मेशन ऑफ SO3 का. अब फॉर्मेशन ऑफ SO3 में जो अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है NO. तो यहां पर अपन को देखना है फंक्शन ऑफ NO इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3. अब आप देखिए SO3 का फॉर्मेशन कराने के लिए अपन को जो रिएक्टेंट यूज करने होते हैं वो होते हैं O2 और SO2. तो होता क्या है इस थ्योरी में? ये जो कैटलिस्ट है ये क्या करेगा? एक रिएक्टेंट के साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट का. ये जो इंटरमीडिएट है ये फर्दर दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होगा और फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का. तो यहां पर जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा मुझे वापस से कैटलिस्ट रीजनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा. तो इस बेसिकली थ्योरी में हुआ क्या? रिएक्टेंट्स डायरेक्टली कंबाइन नहीं हुए. रिएक्टेंट के साथ सबसे पहले कंबाइन कौन हुआ? कैटलिस्ट कंबाइन हुआ और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ. मतलब मैं कह सकता हूं कैटलिस्ट ने क्या करा? एक ऑल्टरनेट पाथवे सेलेक्ट करा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? कम थी. या मैं ऐसे कह दूं कैटलिस्ट ने क्या करा? कैटलिस्ट ने एक ऑल्टरनेट पाथवे सेलेक्ट करा जिसका एनर्जी बैरियर कम था, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. तो यहां पर फटाफट थ्योरी क्या कहती है देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैटलिस्ट combines with one of the reactants to give an intermediate compound. This intermediate compound reacts with the other reactants and gives the product and regenerates the catalyst in its original form. Thus, the reactants do not directly combine with each other. Instead, they react through the catalyst, which provides an alternate pathway with lesser energy of activation. क्लियर है? नेक्स्ट अपन को यहां पर देखना है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करती है एडजॉर्प्शन थ्योरी. तो फटाफट देख लेते हैं थ्योरी क्या कहती है. द रोल ऑफ अ सॉलिड कैटालिस्ट in enhancing the reaction rate is explained on the basis of this theory in the following steps. अब यहां पर आपको डिफरेंट स्टेप्स दे रखे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन. अब आप यहां पर देखिए ये आपको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं A एंड B और ये क्या है? कैटलिस्ट. कैटलिस्ट भी कैसा है? सॉलिड कैटलिस्ट है, क्योंकि बात किसकी चल रही है? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की चल रही है. अब आप देखिए इस कैटलिस्ट पे बहुत सारी फ्री वैलेंसीज हैं. मतलब मैं कह सकता हूं ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एक एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा और इसकी जो एड्सॉर्बेंट साइट्स हैं ये सारी क्या हैं? अनऑक्यूपाइड है. तो होगा क्या? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे. जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं
वो कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे और वहां पर इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, एडसॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेकिंग प्लेस। ये जो ए और बी है कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या हो गए, एडसॉर्ब हो गए। और जैसे ही ये कैटलिस्ट के सरफेस पर एडसॉर्ब होंगे, होगा क्या, इस सरफेस पर केमिकल रिएक्शन होगी। तो आप देखिए ए और बी के बीच में क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। और जैसे ही यहां पर ये जो रिएक्टेंट हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो आप देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का क्या हो गया, यहां पर डिसॉर्प्शन हो गया। तो जैसे ही प्रोडक्ट कैटलिस्ट के सरफेस से डिसॉर्ब होगा तो डिसॉर्ब होने पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इससे दूर की तरफ जाकर डिफ्यूज हो जाएंगे। दूर जाके डिफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि मुझे पता है ये जो साइट है ये क्या हो जाएगी, वेकेंट, और ये जो साइट है ये रेडी हो जाएगी दूसरे रिएक्टेंट्स को कैटलाइज करने के लिए। तो मैं कह सकता हूं वापस से मुझे कैटलिस्ट रीजनरेट होता हुआ नजर आ गया और ये जो कैटलिस्ट है ये अब दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपन यहां पर पढ़ेंगे कैटलिस्ट्स इन इंडस्ट्री। अब यहां पर आपके मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, साथ ही साथ अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं वहां पर भी कई एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। ये जो एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे यहां पर, ये आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में पहले पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ने जाएंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल्स की अगर अपन यहां पर बात करेंगे वो सारे आप पहले पढ़ चुके हो, तो यहां पर अपन इनको स्पेशली पढ़ेंगे नहीं। आपने सुना होगा हेबर्स प्रोसेस, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब आपको पता है हेबर्स प्रोसेस में किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहां पर कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं अपन, प्रमोटर कौन सा लेते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, तो स्पेशली यहां पर पढ़ेंगे नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन मूव करेंगे जियोलाइट्स। जियोलाइट्स को अपन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। अब शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों बोला गया है? जियोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, कैटलिस्ट ही होते हैं। इनको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो कैटालिटिक रिएक्शन होती हैं ये कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर और रिएक्टेंट के साइज पे डिपेंड करती है, इसीलिए इनको अपन बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और यहां पर जो पोर स्ट्रक्चर होता है उसकी जो साइज रेंज होती है वो 260 टू 740 पिकोमीटर के बीच में लाई करती है। तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट अपन किस लिए बोलते हैं इनको, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट and the size of the reactant is called shape selective catalysis. The pore size is generally in range 260 to 740 picometer. अगर मैं यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जो जियोलाइट्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, NaX/N AlO2 होल X SiO2 होल Y डॉट ZH2O। तो आप खुद देखिए इसके फॉर्मूले में सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, सिलिकेट भी है। तो जियोलाइट्स को अपन सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं जियोलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। साथ ही साथ इनको अपन वाटर सॉफ्टनेर भी बोलते हैं या कैटायनिक एक्सचेंजर भी बोलते हैं। कैटायनिक एक्सचेंजर वाटर सॉफ्टनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ड वाटर के साथ क्या एक्सचेंज करते हैं, कैटायंस का एक्सचेंज करते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पर याद क्या रखना है, यहां पर आपको कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स याद रखना है। जियोलाइट्स में सिर्फ 5 पॉइंट्स ही काम के हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इनके नेम्स। कुल मिलाकर कितने नाम है, 5 नाम है। पहला नाम क्या हो जाएगा, जियोलाइट्स को अपन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट भी कहलाते हैं, वाटर सॉफ्टनेर भी कहलाते हैं, कैटायनिक एक्सचेंजर भी कहलाते हैं और इनको अपन 3D सिलिकेट भी बोलते हैं। कितने नाम हो गए, 5 नाम हो गए। सेकंड पॉइंट अपन को यहां पर पोर साइज याद रखना है। इनका पोर साइज कितना होता है, 260 टू 740 पिकोमीटर के बीच में लाई करता है। थर्ड पॉइंट अपन को इनका फॉर्मूला याद रखना है। फोर्थ पॉइंट अपन को क्या याद रखना है, इसको समझते हैं। अगर मैं जियोलाइट्स को किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह यूज करता हूं
तो रिएक्शन में यूज करने से पहले अपन क्या करते हैं, जियोलाइट्स को वैक्यूम में हीट कर देते हैं। वैक्यूम में हीट करने का रीजन क्या है कि हो सकता है कि जियोलाइट्स के सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड हो, कुछ पार्टिकल्स एड्सॉर्ब्ड हो, तो उनको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, जियोलाइट्स को वैक्यूम में हीट कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को डिसॉर्ब करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैक्यूम में इनको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, जिसके कारण जो जियोलाइट है उसका स्ट्रक्चर और पोरस हो जाता है। तो और पोरस होने के कारण मैं कह सकता हूं इनका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब अब जो जियोलाइट है इसकी एफिशिएंसी पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। या मैं ऐसे कह दूं, जियोलाइट्स के सरफेस पर जितनी भी एड्सॉर्बेंट साइट्स थी, हीट करने पर इनकी एड्सॉर्बेंट साइट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है? तो पॉइंट को रीड करेंगे। जियोलाइट बिफोर यूजिंग एज कैटलिस्ट आर हीटेड इन वैक्यूम सो दैट द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट एंड एज अ रिजल्ट जियोलाइट बिकम्स पोरस। तो फोर्थ पॉइंट अपन को ये याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इनकी एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट्स। जियोलाइट्स की एप्लीकेशन कहां पर देखी जाती है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में देखी जाती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में अपन क्या करते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं, या आइसोमराइजेशन के क्रैकिंग में इनकी एप्लीकेशंस देखी जाती है। तो मैं बोल सकता हूं, नॉर्मली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो इसको अपन क्रैक किसकी मदद से करते हैं, जियोलाइट की मदद से, और यहां पर जो जियोलाइट अपन यूज करते हैं वो होता है ZSM5। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो अपन को क्या मिल जाएगा, गैसोलीन मिल जाएगा, दैट इज पेट्रोल। क्लियर है यहां तक? मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। अब ये जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या है, कैटलिस्ट है, और इसके फिनोमिना को अपन बोलते हैं एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम्स बेसिकली कौन सी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको ये क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। और एंजाइम्स बेसिकली होते कौन है, ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअल में ये होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब अपन इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स कौन होते हैं, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। They are actually protein molecules of higher molecular mass and form colloidal solutions in water. They catalyze biochemical reactions. और याद करो एंजाइम कैटालिसिस के बारे में आपने बायोलॉजी में भी पढ़ रखा है या आप आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखेंगे बायोलॉजी में, तो इन एग्जाम्पल्स को, इन एंजाइम्स के बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे या बायोलॉजी में देखेंगे। क्लियर है? अब अपन को यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस देखने हैं। अगर मैं यहां पर इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल सफिशिएंट है मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट्स को कैटलाइज करने के लिए। तो मैं कह सकता हूं वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली स्पेसिफिक नेचर। हाईली स्पेसिफिक नेचर की अपन ने पहले भी बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में भी। यहां पर भी वही बात हो रही है कि एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एंजाइम बहुत सारी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो मैं कह सकता हूं वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। नेक्स्ट इज दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन टू 310 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम कैटलिस्ट हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच कितना रहेगा, रेंज 5 to 7। अगर मैं एंजाइम कैटलिस्ट की बात करूं तो इनकी एक्टिविटी किसके प्रेजेंस में एनहेंस हो जाती है, को फैक्टर और को एंजाइम्स के प्रेजेंस में।
तो मैं कह सकता हूं इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर दैट इज सोडियम आयन, मैंगनीज आयन, कोबाल्ट आयन, कॉपर आयन एक्सेट्रा एंड कोएंजाइम्स। अब अगर अपन एंजाइम के मैकेनिज्म की बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म है, इसको एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है उसको अपन बोलते हैं की लॉक थ्योरी। तो एंजाइम किस तरीके से रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसको एक्सप्लेन कौन सी थ्योरी करती है? की लॉक थ्योरी करती है। तो फटाफट की लॉक थ्योरी को देख लेते हैं। यह थ्योरी भी आपने बायोलॉजी में पढ़ रखी है। तो अगर मैं यहां पर की लॉक थ्योरी की बात करूं तो बेसिकली होता क्या है, जो एंजाइम्स होते हैं उनके सरफेस पर बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं डेफिनेट शेप की। तो यहां पर आप देखिए एंजाइम है, इसका एक डेफिनेट शेप है और ये किसकी तरह एक्ट करेगी? एक्टिव साइट की तरह एक्ट करेगी। तो ऐसी एक्टिव साइट एंजाइम्स में बहुत सारी होती हैं जिनका शेप कैसा होता है? डेफिनेट होता है। अब ये एंजाइम उन्हीं रिएक्शन को कैटलाइज करेगा जहां पे रिएक्टेंट में कॉम्प्लीमेंट्री शेप नजर आएगा मुझे। जिन रिएक्टेंट्स का शेप इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उन्हीं रिएक्शन को ये एंजाइम कैटलाइज करेगा। अब आप खुद देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। और फिट भी कैसे होंगे? जैसे एक की लॉक के अंदर फिट होती है। और इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया की लॉक थ्योरी। तो आप देखिए, जैसे ही ये एक दूसरे के अंदर फिट होंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर किसका फॉर्मेशन हो चुका है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। ये क्या था? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट। तो जब ये एक दूसरे की कैविटी में फिट होंगे, किसका फॉर्मेशन होगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। और जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, पार्टिकल्स डीकंपोज होंगे और मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मुझे ऑब्टेन हो जाएगा और वापस से जो एंजाइम है रीजनरेट हो जाएगा और जो इसकी साइट्स हैं ये फ्री हो जाएंगी ताकि ये दूसरे रिएक्टेंट्स को क्या कर सके? कैटलाइज कर सके। क्लियर है यहां तक? ये थ्योरी क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स ऑफ डेफिनेट शेप प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ एंजाइम्स। The molecules of the substrate which have complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock. In the presence of active groups, an activated complex is formed which then decomposes to yield the product. Clear है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देख लेते हैं यहां पर। ये पॉइंट्स अल्टीमेटली अपन को मेमोराइज करने हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं डी ब्लॉक मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट्स एज दे हैव हायर सरफेस एरिया एंड अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्लॉक मेटल्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं और अपन जानते हैं जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है और वहां पर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण डी ब्लॉक मेटल्स गुड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर इज कॉल्ड एक्वाडैग while that in oil is called oil dag. Next point is gold solution in water is called purple of Cassius. ये पॉइंट्स अपन को याद ही रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलिका जेल a colloidal dispersion of hydrated SiO2 called water glass which is formed when dilute HCl is added to dilute solution of sodium silicate. जो सिलिका जेल है इसको अपन वाटर ग्लास भी बोलते हैं और ये होता क्या है? बेसिकली कोलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ हाइड्रेटेड SiO2 होता है, जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब अपन डाइल्यूट HCl को ऐड करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट में, तब जाके फॉर्मेशन होता है सिलिका जेल का। क्लियर है सभी को?